नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक भूगोल की परिभाषा और भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। परिभाषाओं से पहले हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल है वो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक वातावरण के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के जो सिद्धांत है वो भूगोल के आधार हैं और उनको अपना सार है वो प्रदान करते हैं। पिछली अर्ध शताब्दी के अंतर्गत भौतिक भूगोल के क्षेत्र में जो अन्वेषण हुए, शोध हुए, उनसे नई नई जानकारियाँ हैं वो सामने आई है। इसके अलावा अंतरिक्ष के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में भी नई नई जानकारियाँ मिलने लगी है। सर्वप्रथम भौतिक भूगोल की नई खोजों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति है, स्थलाकृतियों का निर्माण है, इनके बारे में जानकारी मिलने लगी। इसी के साथ बाह्य अंतरिक्ष के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलने लगी। भौतिक भूगोल का वर्तमान में जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो एक मान्य सिद्धांत के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसके द्वारा ज्वालामुखी है, पर्वतों का निर्माण है, महाद्वीपों का निर्माण है, भूकंप है, इनके बारे में सटीक जानकारी है वो मिलने लगी है। तो देखिए, भौतिक भूगोल की परिभाषाओं से पहले एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है फिलिप, और फिलिप नामक विद्वान ने कहा है कि भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। महत्वपूर्ण शाखा है तथा भूगोल की जड़ें भौतिक भूगोल रूपी मिट्टी में अवस्थित है तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती है। देखिए, फिलिप ने भौतिक भूगोल की तुलना है वो भूगोल के एक वृक्ष के रूप में की है कि भूगोल क्या है, एक वृक्ष है और इस वृक्ष की जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में अवस्थित है। यानी कि जो भूगोल रूपी वृक्ष है उसकी जड़ें तो भौतिक भूगोल की मिट्टी में है और इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती हैं। आप देखेंगे यदि भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं जैसे कि मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, संसाधन भूगोल है, परिवहन भूगोल है, नगरीय भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, ग्रामीण अधिवास, तो इन सभी शाखाओं के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जनसंख्या, कि मानव की जनसंख्या किस प्रकार से है, उसका वितरण कैसा है, उसका घनत्व किस प्रकार से है, कहाँ पर मानव सघन रूप से निवास करता है, कहाँ पर विरल रूप से निवास करता है। तो इन जनसंख्या जो पक्ष है इसका अध्ययन किया जाता है जनसंख्या
भूगोल के अंतर्गत। इसी प्रकार से आपका जो परिवहन का पक्ष है, उस परिवहन के पक्ष का अध्ययन किया जाता है यातायात भूगोल में। इसी प्रकार से आपका जो अधिवास का पक्ष है, जिसको मानव अधिवास कहते हैं, अधिवास या बस्तियां, तो मानव अधिवास के पक्ष का अध्ययन किया जाता है अधिवास भूगोल के अंतर्गत। इसी प्रकार से संसाधनों का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत। तो फिलिप ने जो परिभाषा दी, उन्होंने भूगोल को एक वृक्ष बताया और उस वृक्ष की जड़ों को भौतिक भूगोल की मिट्टी में अवस्थित होना बताया और उसकी जो शाखाएं हैं वो अन्य मानवीय क्रियाकलापों के पक्ष का अध्ययन करती हैं, तो उनको शाखाओं के रूप में बताया। इस प्रकार से फिलिप ने भौतिक भूगोल है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। इसके बाद हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे कि उन्होंने भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित है वो किया है। इसी क्रम में आगे आते हैं विद्वान आर्थर होम्स, और आर्थर होम्स ने भौतिक भूगोल की परिभाषा किस प्रकार दी है। आर्थर होम्स ने कहा है कि भौतिक भूगोल स्वयं भौतिक दशाओं का योग है भौतिक भूगोल स्वयं भौतिक दशाओं का योग है जिसके अंतर्गत भू आकृतियों, जलवायु एवं मौसम के तत्वों तथा सागरों एवं महासागरों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, आर्थर होम्स ने भौतिक भूगोल को अपने आप ही भौतिक दशाओं का योग बताया है। भौतिक दशाएं क्या होती है? जैसे कि उस क्षेत्र की भू आकृति किस प्रकार से है, तो भू आकृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ की वनस्पति, वहाँ का अपोआ तंत्र, तो ये सभी तथ्य मिलकर उस क्षेत्र की भौतिक दशाओं का निर्माण करते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक दशाओं का योग है। इन सभी मिली जुली भौतिक दशाओं का इन्होंने योग बताया है और इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है? भू आकृतियों का। भू आकृतियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें सारा स्थल मंडल आता है कि धरातल पर किस प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें आदि की निर्माण हुआ, किस प्रकार की उनकी संरचना है। जलवायु और मौसम के तत्वों का, तो ये इसके अंतर्गत आता है आपका वायुमंडल। और सागरों तथा महासागरों का इसके अंतर्गत आता है जलमंडल। तो आर्थर होम्स ने अपनी परिभाषा में भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के अध्ययन को समाहित किया है। तो इस प्रकार से ये आर्थर होम्स की परिभाषा है।
अगली परिभाषा है लौबेक की। लौबेक के अनुसार और लौबेक ने बताया, लौबेक नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। तो लौबेक नामक विद्वान ने जो भौतिक वातावरण है, जिसका निर्माण होता है भौतिक दशाओं से मिलकर, उन सभी भौतिक दशाएं और उनसे बना हुआ वातावरण है, उसके अध्ययन को भौतिक भूगोल के अंतर्गत समाहित किया है। अगले विद्वान हुए हैं एक केन नामक विद्वान। केन ने बताया है कि भौतिक भूगोल भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन से संबंधित है। तो लौबेक, केन ने भी लौबेक से संबंधित मिलती जुलती परिभाषा दी कि भौतिक भूगोल क्या है, भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने भौतिक भूगोल को परिभाषित करने का कार्य है वो किया। यदि हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को, उनके संदर्भ को देखे जाए तो पता चलता है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत अधिकतर जो विभिन्न विद्वान हैं वो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। एक विद्वान हुए जिनका नाम है पियरे वाइट। पियरे वाइट ने बताया कि भौतिक भूगोल भौतिक वातावरण एवं जीव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो पियरे वाइट ने भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक तो भौतिक वातावरण और दूसरा जीव या जीवन, इसके अंतर संबंधों का अध्ययन है, उसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत समाहित किया है। तो इस प्रकार से यदि हम भौतिक भूगोल के परिभाषाओं को देखें तो भौतिक भूगोल की परिभाषाओं का निष्कर्ष, इसको हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि निष्कर्ष ये है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले स्थल मंडल के अंतर्गत आपकी आती हैं भू आकृतियां, और भू आकृतियों में आते हैं आपके पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है।
इसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं आपके वायुमंडल के जो तथ्य हैं, जैसे आर्द्रता है, सूर्य ताप है, वायु दाब है, वायु राशियां हैं, इनका अध्ययन, तथा जलमंडल, जलमंडल के अंतर्गत आपके आते हैं सागर है, महासागर हैं, लवणता है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब यदि हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं तो देखिए, भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत तीनों मंडल आ गए, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। लेकिन कुछ विद्वान, हालांकि सारे विद्वान इसके समर्थन में नहीं है, जैसे आपने आर्थर ओम्स की परिभाषा देखी, आर्थर ओम्स ने भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को ही सम्मिलित किया है, जबकि इसके अलावा जो कुछ विद्वान हैं वो जैव मंडल के अध्ययन को भी भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस प्रकार जैव मंडल में क्या आता है कि वहाँ की पारिस्थिति कैसा है, पादप और जीव जगत किस प्रकार से है, वहाँ पर किस प्रकार के बायोम होते हैं, तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जैव मंडल के अंतर्गत। तो यदि हम सारी परिभाषाओं को विस्तार रूप में, निष्कर्ष रूप में देखे जाए तो सभी का सीधा सा अर्थ निकलता है कि भौतिक भूगोल है वो क्या है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का अध्ययन है। कुछ विद्वान जैवमंडल के अध्ययन को भौतिक भूगोल के अध्ययन में शामिल करने के पक्ष में है, जबकि कुछ विद्वान इसके विपक्ष में है। तो इस प्रकार से ये भौतिक भूगोल की विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषित किस प्रकार से किया गया है, परिभाषाएं हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है वो किस प्रकार से है। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में आपने भौतिक भूगोल का सिलेबस देखा और उस सिलेबस से ही भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो निकल के आता है। आप देखेंगे कि भौतिक भूगोल का, चाहे तो हम इसको विषय क्षेत्र कहें या अध्ययन क्षेत्र कहें, कि विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र है वो किस प्रकार से है। भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका स्थल मंडल।
ये आपका वायुमंडल और ये हो गया आपका जलमंडल। अब इन तीनों मंडलों के अंतरापृष्ठ, जिसको हम कहें, या संपर्क क्षेत्र, या वह क्षेत्र जहां पर जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, वो कहलाता है आपका जैवमंडल। इस जैवमंडल के अंतर्गत आपका स्थल मंडल का, वायुमंडल का और जल मंडल का, तीनों मंडलों का भाग है वो शामिल किया जाता है। तीनों मंडलों का भाग किस प्रकार से शामिल करते हैं? जैसे कि स्थल के कितने भाग तक जीव पाए जाते हैं, वायुमंडल के कितने भाग तक या कितनी ऊंचाई तक जीव पाए जाते हैं, और जल मंडल में कितनी गहराई तक जीव पाए जाते हैं। तो इन तीनों मंडलों में जहाँ पर जीवों का निवास स्थान है या जीवों की जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वो कहलाता है आपका जैवमंडल। तो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो इन चारों मंडलों का अध्ययन करना है। अब चारों मंडलों का अध्ययन कैसे करते हैं हम? इसके लिए आपको जो आपने सिलेबस पढ़ा था उस सिलेबस को एक बार ध्यान से देखिए। उस सिलेबस में हमने सबसे पहले देखा था सेक्शन ए के अंतर्गत स्थल मंडल, ठीक है। अब ये स्थल मंडल ही इसका विषय क्षेत्र है। स्थल मंडल में कौन कौन से टॉपिक देखे हमने जिनका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत, अब वो इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, स्थलाकृतियां, पर्वत पठार मैदान, आपने देखा पर्वतों की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे सिलेबस के अंतर्गत। तो स्थलाकृतियां, इसके अलावा उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कारक हैं जैसे अनाच्छादन, अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों को शामिल किया जाता है। तो अपर्दन के जो कारक हैं जैसे कि नदी है, हिमानी है, यह आपका सिलेबस आ रहा है यूनिट फर्स्ट का। तो इन सभी कारकों का अध्ययन करना या इन सभी कारकों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम? स्थल मंडल के अंतर्गत। और जो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो भी क्या है? स्थल मंडल का अध्ययन करना। और स्थल मंडल के किन तथ्यों का अध्ययन करना वो इसके अंतर्गत आता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, चट्टान है, स्थलाकृतियां है, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास है कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा अपर्दन चक्र है वो भी हम लेते हैं। अनाच्छादन के कारक हो गए अपक्षय और अपर्दन। तो इन सभी तथ्यों का, इसके अलावा स्थलाकृतियों में आ गई सारी स्थलाकृतियां। जैसे कौन कौन सी स्थलाकृतियां आएंगी आपकी? पर्वत है, पठार है, मैदान है। इसके अलावा इससे पहले स्थलाकृतियों में आएंगे आपके महाद्वीप और महासागर। तो इन सारे स्थलाकृतियों का अध्ययन है, इनसे जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? स्थल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखेंगे तो पहला हो गया भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, एक नंबर का जो बिंदु है वो है स्थल मंडल। दूसरा जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं।
इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जलमंडल। अब आप फिर देखिए सिलेबस, इसमें रटना नहीं है, केवल सिलेबस को ध्यान में लाना है। और जो सिलेबस में जलमंडल के जो विभिन्न टॉपिक हैं वही भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। देखिए आपने जलमंडल के सिलेबस के अंतर्गत देखा था, जिसमें सबसे पहले था महासागरीय नितल का उच्चावच, कि भाई महासागरों की तली का उच्चावच किस प्रकार से है, तो इनका अध्ययन करना। इसके अलावा जो भी सागर और महासागर हैं, जैसे कि आपके अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर, कि इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ था, इनकी गहराई कैसी है, कौन कौन से कटक पाए जाते हैं, किस प्रकार के इसके अंतर्गत द्वीप समूह हैं। तो ये सारे सागर और महासागरों के निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार की इनकी संरचना है। इसके अलावा जल की जो धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, ठीक है। इसके अलावा लवणता है, लवणता महासागरों का जो तापमान है। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जलमंडल के अंतर्गत किया जाता है। और ये ही भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है 2 नंबर का, कौन सा, कि जलमंडल। और जलमंडल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, महासागरीय नितल का उच्चावच किस प्रकार से है, सागरों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, जल धाराएं किस प्रकार से संचालित होती हैं, ज्वार भाटा किस प्रकार से आते हैं, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महासागरीय संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं, उन संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। इसके अलावा महासागरीय निक्षेप डिपोजिट होते हैं। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन है वो जलमंडल के अंतर्गत किया जाता है। अब हम आते हैं भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का जो तीसरा बिंदु है, वो है आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या होता है, सीधी सी भाषा में या सरल शब्दों में हम समझे तो जो वायु का आवरण होता है वही वायुमंडल कहलाता है। लेकिन वायुमंडल के अंतर्गत किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, आप देखिए सिलेबस में। सबसे पहले वायुमंडल का संगठन और संरचना किस प्रकार से है, देखा आपने। इसके अलावा सूर्य ताप, ताप से किसकी उत्पत्ति होती है, दाब की, तो वायुदाब, वायुदाब की पेटियां, ठीक है। दाब से उत्पत्ति होती है पवनों की, तो पवनों का आपने देखा, जिसमें सबसे पहले आते हैं सामयिक या ग्रहीय पवने, मानसूनी पवने, मानसूनी पवनों के अलावा आपके स्थानीय पवने। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन वायुमंडल के अंतर्गत किया जाता है। तो वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, इसका संगठन, संगठन के बाद में सूर्य ताप, वायुदाब, पवन, पवनों के अंतर्गत आ जाता है आपके सामयिक पवने या ग्रहीय पवने, मानसूनी पवने और स्थानीय पवने। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन। इसके अलावा वायुमंडल के जो विभिन्न तथ्य हो रहे, जैसे आपने देखा आर्द्रता है, बादलों का निर्माण है, इसके अलावा वाताग्र है,
इसके अलावा चक्रवात है। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन है वो वायुमंडल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल का जो तीसरा विषय क्षेत्र है वो क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल के विभिन्न तत्व भौतिक भूगोल के तत्व विषय क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम। तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का जो तीसरा तथ्य है वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल के विभिन्न जो तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे वायुमंडल की संरचना, संगठन, सूर्यताप, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादलों का वर्गीकरण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ठीक है। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन होता है वायुमंडल के अंतर्गत। अब हम देखते हैं एक चौथा मंडल जो आता है वो है जैवमंडल। और जैवमंडल क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा कि जैवमंडल वो है चौथा विषय क्षेत्र भौतिक भूगोल का, जैवमंडल, बायोस्फीयर। और जैवमंडल जहां पर जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। अब ये जैवमंडल है वो तीनों मंडलों के अंतरा पृष्ठ जिसको कहें या संपर्क क्षेत्र कहें, उनसे मिलकर बना हुआ है, क्योंकि तीनों मंडलों में ही जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं मिलती है। ठीक है। अब जैवमंडल के अंतर्गत किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? तो सबसे पहले आता है कि जैवमंडल का संगठन किस प्रकार का है। ठीक है। संगठन के बाद में इसमें हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी को। पारिस्थितिकी के बाद में आता है आपका जो जीव समुदाय है जिसको जैव समुदाय कहते हैं। और जैव समुदाय को दो भागों में बांटा है, पादप व जंतु समुदाय। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो बायोम्स हैं, तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन है वो जैवमंडल के अंतर्गत किया जाता है। और ये जैवमंडल है वो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो जैवमंडल जहाँ पर जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हो और वो दशाएं निर्माण करती है जीवों के जीने की परिस्थितियों के आधार पर, और उस क्षेत्र को जैवमंडल कहा जाता है। और उस जैवमंडल के अंतर्गत कि भाई जैवमंडल का संगठन कैसा है, वहाँ की पारिस्थितिकी किस प्रकार से है, वहाँ का जो जंतु और वनस्पति जगत है वो कैसा है, बायोम्स वहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके अलावा वहाँ का पर्यावरण किस प्रकार का है। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन होता है जैवमंडल के अंतर्गत। तो ये हो गया भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। देखिए आज हमने पढ़ा भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत भौतिक भूगोल का अर्थ देखा, उसकी परिभाषाएं देखी और उसका देखा है विषय क्षेत्र। देखिए आपने अर्थ के अंतर्गत एक परिभाषा देखी किस विद्वान की? फिलिप की। और फिलिप ने साधारण शब्दों में भूगोल की तुलना किससे की है? एक वृक्ष से। उस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो तो भौतिक भूगोल को बताया है, और भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं वो उनकी पत्तियों को या वृक्ष की शाखाओं को बताया गया है, और उससे तुलना की है भौतिक भूगोल की। इसके बाद आपने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखी, जिसमें होम्स की परिभाषाएं देखी कि भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक दशाओं का योग है, जिसके अंतर्गत आपका स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। लॉबेक की परिभाषा देखी,
लौबेग ने भी भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल बताया। इसी प्रकार से केन की परिभाषा देखी, केन ने भी उन्हीं से मिलते जुलते विचार दिए। आप आगे आए पियरे वाइट। पियरे वाइट ने जो भौतिक भूगोल की परिभाषा देखी उसमें वातावरण और जीव दोनों को शामिल किया और दोनों के अध्ययन को भौतिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया। आपने निष्कर्ष के रूप में देखा कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का अध्ययन होता है। कुछ विद्वान जैवमंडल के अध्ययन को भौतिक भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं है, जबकि कुछ विद्वान इसको सम्मिलित करने के पक्ष में है जैवमंडल को, कि जैवमंडल का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आपने भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र देखा। विषय क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है जो सिलेबस है। सिलेबस 3 भागों में है, लेकिन आपने यदि तीसरा भाग देखा है तो उसके 2 पार्ट हैं, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विषय क्षेत्र को भी 4 भागों में बांटा गया है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। कि स्थलमंडल के जो तथ्यों का अध्ययन करना है, तथ्य कौन कौन से हैं, जो आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है कि वहाँ की कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, अनाच्छादन के कारक, स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, इनके द्वारा प्रदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप, इन सभी तथ्यों का अध्ययन होता है स्थलमंडल के अंतर्गत। इसके बाद आता है जलमंडल। कि जलमंडल में जैसे कि इसका सिलेबस है महासागरीय जो नितल है उसका उच्चावच कैसा है, तो उच्चावच। इसके बाद महासागर में जो जलधाराएं चलती है, लवणता है, ज्वार भाटा है, महासागरों में निक्षेप है, संसाधन है, इनका अध्ययन किया जाता है जलमंडल के अंतर्गत। तीसरा आता है वायुमंडल। कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से है, संगठन कैसा है, आर्द्रता है, वायुदाब है, पवन है, ठीक है, पवनों में जो आपकी मानसून है, स्थानीय है, सामयिक पवने हैं, तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन है वो किया जाता है वायुमंडल के अंतर्गत। जैवमंडल, बायोस्फीयर, जो कि जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं हैं, और ये जैवमंडल तीनों ही मंडलों से मिलकर बना हुआ है। और जैवमंडल के अंतर्गत जो जैवमंडल का संगठन है, पारिस्थितिकी है, आपका विभिन्न जो जैव समुदाय है, पादप है, जंतु है, वहाँ के किस प्रकार से बायोम पाए जाते हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो चक्र है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है जैवमंडल के अंदर। तो आज हमने पढ़ा भौतिक भूगोल की परिभाषाएं और उसका विषय क्षेत्र। इसके बाद अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।